डेटा जारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। चंदा देने पर कौन कंपनी टॉपर, कौन पार्टी अव्वल। 2024 चुनाव से पहले चुनावी चंदे का हिस्सा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार शाम इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी कर दिया है। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ने भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार 12 मार्च को ही निर्वाचन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा दे दिया था और इस डेटा का विश्लेषण भी जारी किया है। लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी जो है वो सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी बनकर सामने आई है। इस जानकारी को 2 हिस्सों में जारी किया गया है। पहले हिस्से में आप देखेंगे कि 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और उसकी राशि की जानकारी भी दी गई है, जबकि दूसरे हिस्से में 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम है और उन्होंने कब कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए हैं उसकी जानकारी दी हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने चुनाव आयोग से इस जानकारी को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया था। लेकिन इस जानकारी के अनुसार बीजेपी ने इस अवधि में कुल 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। वहीं इस पूरे मामले में दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो वो है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जिसने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश किया है। वहीं सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है। इस कंपनी ने कुल 1368 बॉन्ड खरीदे, जिसकी कीमत 13.6 अरब रुपए से अधिक रही। अब ऐसे में सवाल यह है कि चंदा देने और लेने में कौन अव्वल है। तो चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनाव बॉन्ड इन कैश करवाने वालों की लिस्ट में बीजेपी पहले और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर। इस पूरे मामले में तीसरे नंबर पर अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है, जिसने 14 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश किया है। फिर इसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए और बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश किया है। इस पूरे मामले में 5वें और 6ठे नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टियां डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस रही। अब इस पूरी सूची में इन पार्टियों के बाद तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, जनता दल, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जनसेना पार्टी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और बिहार प्रदेश जनता दल, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल और ऑल इंडिया अन्य द्रविड़ मुत्रेत कड़गम शिवसेना, महाराष्ट्रवादी गौंतक पार्टी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। तो वहीं सबसे अधिक कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के बाद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड दूसरे नंबर पर है। चुनाव आयोग के जानकारी जारी करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जो है उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली दूसरे नंबर पर रहे हैं और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर सवाल किए हैं। प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर यह कहा है कि 11 अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिए, लेकिन 1 महीने के अंदर ही उसे बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार से 14,400 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। हालांकि एसबीआई ने इस जानकारी में बॉन्ड के नंबर छिपा लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ डोनर और पार्टियों के मिलान करके एक अनुमान लगाया जा सकता है। ज्यादातर चंदे जो है वो एक हाथ दे दूसरे हाथ ले जैसे लग रहे हैं और इसी साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को संवैधानिक करार दिया था। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को यह भी निर्देश दिया था कि वे 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने के लिए कहा गया था। हालांकि 6 मार्च आने से पहले ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके जानकारी देने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून करने की मांग की थी, लेकिन 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की ये याचिका ठुकरा दी और कड़े शब्दों में कहा
कि वे 12 मार्च तक चुनाव आयोग को डेटा दे दे और साथ ही शीर्ष न्यायालय ने चुनाव आयोग से 15 मार्च की शाम 5 बजे तक सभी जानकारियां वेबसाइट पर अपलोड करने को भी कहा था। तो वहीं एसबीआई ने कहा था कि वह अदालतों के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहती है और हालांकि डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। तो वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छुपाने के लिए कई उपायों का पालन भी किया गया है। अब इसके डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इस जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है। बैंक ने कहा था कि 2 जनवरी 2018 को इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई थी और यह अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से साल 2018 में तैयार की गई। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना पर थी और इसके क्लोज 7 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिकृत बैंक हर सूरत में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदार की जानकारी को गोपनीय रखे। एसबीआई ने याचिका में कहा था, हमारी एसओपी के 7(1)(2) में साफ कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की केवाईसी जानकारी को सीबीआई में ना डाला जाए और ऐसे में ब्रांच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं उनका कोई सेंट्रल डेटा एक जगह पर नहीं है, जैसे खरीदार का नाम, बॉन्ड खरीदने की तारीख और जारी करने की शाखा, बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की संख्या। ये डेटा किसी सेंट्रल सिस्टम में नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है और यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और साथ ही अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। बताते चले कि भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी और इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। तो वहीं इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता था और इन्हें ऐसा कोई भी डाटा खरीद सकता था जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारियां जो है उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्देश शाखाओं से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। तो वहीं भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए यह कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो देश में एक राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह सवाल बार बार उठता रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है, इसीलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। एक आलोचना यह भी है कि यह योजना जो है वो बड़े कॉर्पोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है। तो वहीं अब देखना होगा कि जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी जो है वो पहले नंबर पर आई है और इसको लेकर के अब राजनीति जो है वो कितनी गर्माती है ये देखने वाली बात होगी। आपका इस पूरी खबर को लेकर के क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।